नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राशि। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने सर्जन डॉक्टर PK करन। डॉक्टर साहब प्रसिद्ध संस्थान PGI चंडीगढ़ से प्रशिक्षित हैं। इनको रोबोटिक सर्जरी में भी महारत हासिल है, जिसकी ट्रेनिंग इन्होंने USA में ली है। लेज़र, लेप्रोस्कोपिक एंड वैस्कुलर सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर करन को कई सम्मान भी दिए गए हैं। इन्हें इंडियाज़ रियल हीरो और उत्तराखंड आइकन से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर करन को इस क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव प्राप्त है और आप अब तक हजारों लेज़र, लेप्रोस्कोपिक एंड वैस्कुलर सर्जरीज कर चुके हैं। डॉक्टर करन आज नसों की देखभाल कैसे रखें, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर करन से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद उवेश। तो चलते हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर करन के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवेश। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने लेज़र, लेप्रोस्कोपी और वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर PK करन जी, जो आज आपको बताएंगे समाधान नसों से जुड़ी बीमारियों के बारे में और बताएंगे आपको पाइल्स, पिस्टुला या फिशर की बात करेंगे और उनसे जुड़े सुझाव भी आपको देंगे। हम डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करेंगे और डॉक्टर साहब उसके जवाब मेडिकली आपको बताएंगे और आपके कुछ भ्रांतियां भी दूर करेंगे। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज़ के स्टूडियो में। तो सर थैंक यू सो मच। आपको हमारे स्टूडियो में आके आज कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है और सोचा नहीं था कि हल्द्वानी इतना अपलिफ्ट हो जाएगा और एक स्टूडियो होगा। बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने को। थैंक यू सर, आपको हमारे स्टूडियो में आके हम भी अपने को बहुत ग्रेटफुल मान रहे हैं सर। थैंक यू थैंक यू। तो सर बात करते हैं मेडिकल फील्ड के बारे में जी। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है कि आप वैस्कुलर सर्जन हैं जी। तो सर ये जो वैस्कुलर वेन्स की जो बीमारी है ये किस तरह की बीमारी है और मतलब किस तरह के लोगों में होती है या पाई जाती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, वैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम लोगों के दिमाग में ऐसा चलता है कि नस खराब हो गया। तो जो नस का कंसेप्ट है हमारे सोसाइटी में, तो कई तरह के नस हैं हमारे शरीर में, जिसमें मुख्यतः 3 नस हैं। एक तो जिसे हम नर्व्स कहते हैं और एक आर्टरी है जिसे हिंदी में धमनी कहा जाता है और एक वेन्स है जिसे हम सिरा कहते हैं हिंदी में। तो आमतौर पे जो नर्व्स है, नर्व्स का काम है मांसपेशियों को सप्लाई करना करंट, और उससे हमें पता चलता है हमारे हाथ पैर का जो मूवमेंट है। जैसे आप सुने होंगे पैरालिसिस हो गया है ना, तो पैरालिसिस में क्या होता है कि नर्व काम करना बंद कर देता है, तो या फिर उसको नम्बनेस हो गया। तो इसमें नर्व्स अफेक्टेड होते हैं। तो वो नस की बीमारी एक अलग स्पेक्ट्रम है। सर है ना। और जो हमारा वेन्स और आर्टरी से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम वैस्कुलर सर्जन देखते हैं। तो वैस्कुलर सर्जन का मतलब है कि उनके पैर के या हाथ की वेन्स या आर्टरी ब्लॉक हो गई या किसी तरह का उसमें थक्का बन गया, ब्लड का क्लॉट हो गया, जैसे हार्ट का होता है। तो हार्ट में भी आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है तो हम कहते हैं कि कार्डिक सर्जन या कार्डिक फिजिशियन को दिखाएंगे। इसी तरह से हाथ और पैरों में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मेनली आर्टरी और वेन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं वैस्कुलर सर्जन देखते हैं। लोगों में अभी इसके लिए अवेयरनेस कम है कि अलग अलग वेन्स और आर्टरीज। हाँ, लोगों में अवेयरनेस कम है। लोग इसे नस की, सामान्यतः नस की बीमारी सोच करके कहीं भी पहुंच जाते हैं। बट कई बारी मेरे पास नर्व्स वाले पेशेंट्स आ जाते हैं, पैरालिसिस वाले, कि मेरा नस नहीं काम कर रहा है। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं ये नहीं देखता, इसको न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करता हूँ। कई बारी न्यूरो वाले हमारे फ्रेंड के पास चले जाते हैं तो वो वेरिकोज वेन्स है या उनको गैंग्रीन बन गया या फिर डायबिटिक पेशेंट्स है, तो वो सब पेशेंट्स फिर मेरे पास वो कहते हैं कि नहीं, वो वैस्कुलर सर्जन देखेंगे, उसमें जो स्पेशलाइज्ड है। जी सर, वैसे तो ये भी मतलब अच्छी बात है कि सही जगह पे जाके आदमी को ये पता चल जाए कि मुझे किस डॉक्टर के पास, किस फील्ड के डॉक्टर के पास। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो अगर सही टाइम पे वैस्कुलर प्रॉब्लम लेके अगर हमारे पास आते हैं तो उसके हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं और काफ़ी सफलता मिलती है।
तो सर कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब जैसे लोगों में, जैसे हमने बात करी, अवेयरनेस कम है इस तरह की बीमारी के बारे में, तो कभी बहुत लेट आए हो आपके पास कि सर हम तो 10 जगह दिखा के आपके पास आए हैं, तो ऐसा भी अक्सर आपके साथ होता रहता होगा? जी जी, कई बार हुआ है ऐसा, और कई सारे पेशेंट्स मेरे पास इस स्टेज में पहुँचे कि उनका पैर काला पड़ गया या फिर गैंग्रीन बन गया, तो बड़ा तकलीफ़ हुआ, फिर उसको पैर नहीं बचा पाए हम। तो मुझे लगा कि अगर ये मेरे पास टाइमली पहुंच जाता, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, 6 आवर्स का गोल्डन आवर होता है, कि विदिन 6 आवर्स अगर मेरे पास पेशेंट किसी तरह से पहुंच गया आर्टरी ब्लॉक वाले, तो उनके पैर या हाथ बच सकते हैं। तो इस तरह का अफसोस हुआ है कई बार। जी सर। सर जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, और मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि सर्दियों में पुराने घाव भर जाते हैं या कहीं हड्डियाँ टूटी हों, पुराने दर्द निकल आते हैं, तो और नसों का तो आजकल अक्सर जाड़ों में अक्सर मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो सर्दियों के मौसम में मतलब किस तरह से ख्याल रखा जाए इस चीज़ का कि ना हो, और अगर जैसे ज़्यादा हो जाए तो किस स्टेज में डॉक्टर के पास आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सर्दियों के मौसम में जैसे सारी चीज़ें सर्दियों में भी सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसे ही वेन्स और आर्टरी भी हमारे शरीर की कोल्ड के टाइम में जो हमारा ब्लड फ्लो जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और वो नैरोड हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, छोटे पतले हो जाते हैं, ल्यूमेन सिकुड़ जाती है ठंड के कारण। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सर्दियों में, जिनको गर्मियों में ठीक रहता है और सर्दियों में उनको प्रॉब्लम होने लगता है। तो पैर का ठंडापन होना, पैर में ठंडापन होना, पैर का कहीं भी या तो ब्लू हो जाना या नीला पड़ जाना, मतलब कि हाँ, या काला हो जाना कोई पार्ट, या उनकी नसें फूल जाना, या पैरों में स्वेलिंग हो जाना, जिसको हम आमतौर पे डीवीटी कहते हैं, कि मेन जो वेन्स है उसमें क्लॉट बन गया। तो आमतौर पे कई बार वो भी नहीं पहचान पाते। तो वैसे चीज़ जैसे ही हो तो वो डॉक्टर के पास तुरंत आना चाहिए, वैस्कुलर सर्जन को दिखाना चाहिए। दूसरा है कि सर्दियों में हमारा सर्कुलेशन मेंटेन रहे, इसके लिए पैर को वार्म रखना चाहिए, ज़्यादा अवॉइड कोल्ड एक्सपोजर, है ना, कोल्ड एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर पैरों को जो ड्राई होने से बचाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाता है और फिर कहीं भी स्क्रैच हो गया, अल्सर बन गया, तो वैस्कुलर पेशेंट्स में अल्सर फिर हील नहीं करता तो जल्दी। ड्राई रखने मतलब ना उसको मॉइस्ट रखने के लिए, हाँ, किस तरह का क्या चीज़ें? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल है, मतलब वो यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर्स है, ऑयल्स है, जो लगा सकते हैं। मसाज नहीं करना है बहुत ज़्यादा, मसाज करने से ब्लड में क्लॉट बनने की ज़्यादा टेंडेंसी और हो जाती है। हमारे समाज में ये धारणा है कि जैसे पैर में दर्द हो गया है कुछ तो मसाज कर दो, हाँ वो तो है, उसका तेल करो, तो वो है, धारणाएं बहुत सारी हमारी मेडिकल मीथ्स है। जी सर। तो मसाज में मसल का एक तो आपका ठीक होगा, लेकिन अगर वैस्कुलर प्रॉब्लम है तो मसाज करने से वो बढ़ जाएगा, जिसको आमतौर पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाएगा, या फिर आर्टरी में भी इवन क्लॉट हो सकता है। तो मसाज से ये वैस्कुलर प्रॉब्लम जिनको भी हो, मसाज से बचना चाहिए। तो ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे समाज में ये है कि दर्द हो गया या चोट लग गई तो मसाज करे, तो डॉक्टर साहब का आपको ये माननी चाहिए ये बात कि एकदम से मसाज पे मतलब कुछ मतलब एक थोड़े हद तक वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन ज़्यादा वो अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो मिथ हैं उसको ज़्यादा बढ़ावा ना दें, कि हम नहीं चाहते कि आपकी अगर ऊपर वाला ना करे कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो बढ़े। तो सर मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3 पैथियाँ हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी, मेन जो और इंडिया में भी इनको माना जाता है। तो सर 3 जो इसमें ये भी कहते हैं कि आयुर्वेदिक ज़्यादा असरदार है, होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं आयुर्वेद में भी, और एलोपैथी एक ऐसी पैथी है कि जिसमें माना जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आदमी कोई भी दवाई खाए या कोई इंजेक्शन लगाए कि यार जैसे आजकल कोरोना वैक्सीन है तो उसमें भी कह रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, वो एलोपैथी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर उसे सर दर्द भी होता है तो वो कहता है कि यार मैं एक दवाई खा लेता हूँ, तो मेडिकल स्टोर जाता है, कहता है सर दर्द है दवाई दे दो। तो मतलब इसका क्या कारण है सर, कि मतलब आपको पता है कि उसमें हो सकता है कि साइड इफेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी एलोपैथी की तरफ
क्यों अट्रैक्ट होता है इंसान? हाँ, सही है, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और आम तौर पे क्या है कि साइड इफ़ेक्ट्स भी हम समझ नहीं पाते कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलने का साइड इफ़ेक्ट है, पानी पीते हैं, पानी का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ज़्यादा पानी पी लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा, पानी का साइड इफ़ेक्ट, कंटामिनेटेड वाटर है तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अगर किसी चीज़ का हम इफ़ेक्ट लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है। तो ये एक जो मिथ है कि होम्योपैथिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आयुर्वेदिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और एलोपैथिक का साइड इफ़ेक्ट होता है, ये भी एक मिथ है। मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ का अगर इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट्स है। अच्छा, अब क्या है कि तीनों पद्धतियों में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि एलोपैथ सबसे ऊपर गया। जी सर। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट, जितनी ज़्यादा रिसर्च है, तो ये एलोपैथ है ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। जब तक कोई प्रमाण से साबित नहीं होगा उस समय के लिए वो लॉजिक जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक एलोपैथ में कोई मेडिसिन नहीं चलेगा। और आमतौर पे ये चीज़ें आयुर्वेदिक में या होम्योपैथिक में नहीं हो पाया, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ये एलोपैथ है, इसलिए एलोपैथ आगे बढ़ा। दूसरा है एलोपैथ का कि कई सारे रिसर्च के बाद पता चलता है कि ये मेडिसिन उसमें सूट करता है और पेशेंट को रिलीफ भी इमीडिएट मिलता है, ये भी है। हाँ, इमीडिएट। हाँ, एलोपैथ में ये तो है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस सब चीज़ों के कारण एलोपैथ काफ़ी आगे बढ़ा। और नो डाउट कोई भी पद्धति बुरा नहीं है अगर हम सही से इस्तेमाल करें और सही बीमारी में सही तरीके से। आयुर्वेदिक भी काफ़ी बेनिफिशियल है, होम्योपैथिक भी बेनिफिशियल है, बट आयुर्वेदिक में बहुत सारी जो एलोपैथ में है वो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी साइंटिफिकली डेवलप हुआ है, तो इस चीज़ को हमें मानना है। तो सर, जैसा आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड-19 और पूरी दुनिया उससे इफेक्ट कर रही है, तो वैस्कुलर संबंधी जो हमारी बीमारी है, जो नसों के संबंधी, तो इसमें मतलब हमें कुछ इफ़ेक्ट उनको ज़्यादा है, या जैसे कुछ डायबिटीज़ वालों और इनको कहते हैं कि जिनको हार्ट डिजीज़ है या लीवर की डिजीज़ है, उनको कोविड ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जी, तो क्या वैस्कुलर डिजीज़ वालों के लिए भी कोविड में मतलब कोई इसमें ख़तरा है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सावधानियाँ इसमें ये जो मैं आपको ये जानकारी थोड़ा दे रहा हूँ सबको, इवन पब्लिक को भी, इसमें कि जो कोविड, जो कोरोना वायरस जो अफेक्ट करता है वो हमारे जो मेन उसका जो अफेक्ट एरिया है वो वेसल्स ही है। वो वेसल्स में सबसे पहले वहाँ जाके इसको वैस्कुलाइटिस, वैस्कुलोजेनिक कहा गया ये वायरस, कि जब भी ये लंग्स के वैस्कुलेचर में गया या लंग्स के या किसी भी एरिया में गया अगर, तो ये सबसे पहला काम यही करता है कि बहुत सारा इन्फ्लेमेशन करता है, और इन्फ्लेमेशन के वजह से जो वहाँ की ब्लड वेसल्स है उसमें थक्के बन जाते हैं खून के नसों में, चाहे वो लंग्स का हो। तो ये अफेक्ट किसी भी सिस्टम को कर सकता है कोरोना वायरस। तो मतलब सिर्फ वालों को भी, सिर्फ लंग्स ही नहीं, हाँ, हार्ट भी है, बहुत सारी चीज़। तो डायबिटिक्स में क्या होता है कि डायबिटिक्स में खून के नसों में ऐसे टेंडेंसी होती है कि क्लॉट्स जल्दी बन जाएगा, तो इसलिए डायबिटिक्स वाले पेशेंट्स जो है वो खून पतला करने की दवाई लेते हैं, इकोस्प्रिन वगैरह चलता रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया कि कोविड का असर हुआ या प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग इसलिए कोविड के प्रति लोगों को जानकारी दी। और कोविड के ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है जो हेपेरिन या फिर उसका सब्स्टिट्यूट, चाहे वो मुंह से लेना हो चाहे इंजेक्शन लेना हो, कि खून को पतला करना है ताकि क्लॉटिंग नहीं हो और उसका इफेक्ट नहीं हो। तो इसलिए कोविड कितना भी है तो कोविड भी वैस्कुलर से रिलेटेड फिर हो गया। मतलब वैस्कुलर कोई भी डिजीज़ अगर आपको है तो आपको उसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे दर्शकों के लिए कि वैस्कुलर कोई भी है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कोई भी आपको डिजीज़ है तो उसके साथ अगर वैस्कुलर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसके मामले में। लोग यही सोच रहे हैं कि डायबिटीज़ है या कोई पहले से कोई बीमारी है तो ज़्यादा इफेक्ट है, लेकिन इस चीज़ का भी आप लोग ख़ास ख्याल रखें और डॉक्टर साहब की बात ज़रूर मानें। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका इतने साल का अनुभव है, तो काफ़ी साल आपको अनुभव आपको है, तो कभी आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आई, सबसे बड़ी चुनौती, मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सामने अपने करियर में कुछ आपको ऐसी याद हो
कि यार ये बहुत बड़ी चुनौती थी जो आपको हमेशा याद रहती हो और जो आपको जिसने आपको ओवरकम किया हो जिस पे हमने, तो ऐसी कोई हमें कोई बात बताएं अभी? हाँ, दृष्टांत तो बहुत सारे हैं, जी लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो रियली में याद रहता जी है। सर। तो मैं आपको एक ऐसा उदाहरण है कि मैं यहीं अपने हल्द्वानी में ही ब्रजलाल हॉस्पिटल में ओके। सर्जन था। जी तो मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंज आया था एक रात को कि एक लड़की थी 18 साल की, उसका एक्सीडेंट हो गया था ओके। और उसके बाएं पैर के थाई के पास जो आर्टरी होती है, मेन आर्टरी और मेन वेन्स, दोनों खून की नस बुरी तरह से कट गई थी। और रात के करीब 1 या 2 बज रहा होगा, तो मेरे को कॉल आया कि एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तो मैं आया और उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा, तो मैंने देखा कि इसकी तो मेन नस कटी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में पैर काटने की नौबत आ जाती है। फिर हम लोगों के पास एक चैलेंज था कि मतलब इसको, उस समय में मेरे पास कोई वैस्कुलर ग्राफ्ट भी नहीं था कि मैं कोई आर्टिफिशियल ग्राफ्ट इसके बीच में जोड़ दूं, क्योंकि दूरियां दोनों छोड़ के बीच में काफ़ी दूरी थी। तब भी मैंने वो चैलेंज लिया, एक्सेप्टेड द चैलेंज, एंड शी वाज वेरी लकी कि हम लोगों ने करीब 6 से लेके 7 घंटे तक सर्जरी करी उसकी। दूसरे पैर से खून का नस निकाल के वेन को आर्टरी के सेगमेंट में जोड़ा और वेन के सेगमेंट में जोड़ा, और करीब अराउंड 3-4 वीक्स में वो चलने लगी। क्या बात है सर। मतलब इट वाज मेरे लाइफ का बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। और अभी भी वो मतलब लड़की जो है, अब तो काफ़ी साल हो गए उसके, है ना, तो अभी कभी भी उनका फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने मेरा किया, बहुत अच्छा लगता है। तो ये इट वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस फॉर मी सर। ऑब्वियसली सर, किसी की जान बचाना, पैर बच गया उसका, पैर बचाना, मतलब एक तरह से जान ही बचा ली yes, आपने yes. उस लड़की की, क्योंकि गर्ल्स के आगे बहुत चुनौतियाँ होती हैं। हाँ, वो चैलेंज था हम लोगों के लिए। बहुत और बड़ा चैलेंज आपने। हम लोग पूरे ब्रजलाल में जो हमारे साथ एनेस्थेटिस्ट है सब लोग, और जो बाकी सब टीम हमारी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। सलाम है आपकी टीम को कि आपने एक ज़िंदगी बचा ली आपने, और उस लड़की का पैर बचा लिया, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था, ओके जान सर। भी जा सकती थी। ओह माय गॉड। तो बट हम लोगों ने इमीडिएट डिसीजन लिया और आत्म ही सर्जरी किया उसका। सर ये तो बताइए अपनी चुनौती के बारे में। आपने बहुत बड़े, आपने, और ऐसे भी आपके सामने कई अनुभव होंगे। ये तो एक उदाहरण है कि आपने उसकी जान बचा ली, ऐसे भी आपने कई लोगों की आपने जान बचाई होगी कि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं। तो मैं एक सीधा एक सिंपल सा सवाल है जो भी मेरे माइंड में आ रहा है कि आपने जान बचाई उनकी, कि मतलब आपने डॉक्टरी का पेशा क्यों चुना था? मतलब कि सामाजिक मतलब एक वो होता है ना कि मैं मानवता की सेवा भी करूं। जी, तो आपके दिन में क्या भाव था सर कि डॉक्टरी के पेशा चुनने से पहले? हाँ, बेसिकली ये जो प्रश्न है इसका जवाब जो है सोच के देना पड़ रहा है मुझे क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं डॉक्टरी पेशा में जाऊंगा। क्योंकि मेरा जो झुकाव था वो ज़्यादा मतलब कुछ टेक्नोलॉजी और इस सब चीज़ों में था। बट जब मैं एक लेवल के बाद अपना +2 करने गया और मैंने देखा कि समाज में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और डॉक्टर का जो फील्ड है वो एक अच्छा सेवा करने का मौका मिल सकता है, और मैं कुछ अपने घर के जो रिलेटिव्स हैं वो लोग डॉक्टर थे, तो उन सब से अट्रैक्ट हुआ कि मुझे भी करना चाहिए और मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। तो ये एक थोड़ा सा था। तो अब वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे बहुत सारे ऐसे मौका मिला कि मैं लोगों का सेवा किया हूँ और जितना हो सका है बन पड़ा है, तो अपने तरफ से जो भी मदद हो सकता है वो किया हूँ। अच्छा लगता है काफ़ी। सर ये तो है सर कि डॉक्टर बहुत लोगों का मानना है कि मतलब भगवान के बाद अगर कोई ज़िंदगी बचाता है, ज़िंदगी देने वाला तो ऊपर वाला ही है, लेकिन बचाने वाला डॉक्टर है बहुत। और आपने एक उदाहरण भी दिया, इस तरह की डॉक्टर्स आज मतलब दूसरे एक देवता की तरह प्रकट हो जाते हैं कभी कभी बहुत सी जगहों में, कि या ज़िंदगी जाते जाते हाथ से फिसलती बिल्कुल ज़िंदगी बचा लेते हैं डॉक्टर। तो सर ये तो बहुत मतलब मानवता की सेवा के लिए ही ये प्रोफेशन है सर है। लोग ले लेते हैं कभी दूसरे वे में, बहुत से घटनाएं हो जाती है, लेकिन ये तो है सर। सर जैसा आपने कहा कि आपने टेक्नोलॉजी की तरफ पहले आपका झुकाव था, फिर आप
डॉक्टर की तरफ मुड़ गए। तो आपके परिवार के सर ऑब्वियसली फैमिली के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, कभी अपोज भी करते हैं कि नहीं आपने ये करना है, जैसे फादर मदर की नहीं आपने टेक्निकल आपको अच्छा है तो आप टेक्निकल में जाएं। तो आप अपने फैमिली के कौन ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने आपको सपोर्ट करा या कंप्रोमाइज़ करे आपके लिए कि नहीं आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बनिए? तो आप हमारे चैनल के माध्यम से किन को शुक्रिया कहना चाहेंगे आज? देखिए बहुत लोगों का हाथ होता है जी सर। डॉक्टर बनने में, और पेरेंट्स से ले करके जो फैमिली में ब्रदर सिस्टर हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, और उसमें मेरे पिताजी का बहुत हाथ है। और जो एक मेरा जर्नी जो मेडिकल जर्नी है वो काफ़ी लंबी होती है, जी सर। पता ही है। तो जब मैं एमएस कर रहा था तो उस समय मैं अपनी धर्मपत्नी का सपोर्ट और अभी भी जो एक फील्ड में आगे बढ़ने में मिल रहा है, तो ये वाकई तो बहुत लोगों का सपोर्ट होता है। फिर कई लोग होते हैं और भी लाइफ में आपको प्रोत्साहित करने के लिए कि ये करो, और टेक्नोलॉजी से मुझे रहा तो इसी वजह से मैं रोबोटिक सर्जरी में भी कुछ अपना ट्रेनिंग लिया। क्या बात है? यूएसए में जाके, और वो एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो रोबोटिक सर्जरी है। तो आमतौर पे लोगों को पता लगता है कि रोबोट सर्जरी करता है, तो ऐसा नहीं है। रोबोटिक सर्जरी जो है वो एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, जो हम लोग अभी इंडिया में काफ़ी पीछे हैं। अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली अब हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, दिल्ली में कई सारे हॉस्पिटल्स में आ गए हैं, और मैं दिल्ली में भी वहाँ पे रोबोटिक सर्जरी करने के लिए ही गया हूँ। और मुझे टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ, मौका मिलता है तो करता हूँ। तो रोबोटिक सर्जरी जो आपका तो ये टेक्नोलॉजी है उसमें। तो उसमें भी कारगर है, मतलब ये जो आपका वेन्स से जुड़ा हुआ जो है जी, वैस्कुलर सर्जरी भी होती है उससे, कार्डियक सर्जरी होती है। हम लोगों का फील्ड गैस्ट्रो सर्जरी से है और बाकी वैस्कुलर सर्जरी से है। जी सर। तो सर आपने अनुभव हमसे बहुत अच्छे शेयर करे, और रोबोटिक सर्जरी के बारे में भी सर ने हमें बताया कि आने वाले समय में हो सकता है कि सर्जरी रोबोटिक जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे मेडिकल फील्ड को बहुत आगे ले जाए, और डॉक्टर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। साइंस का तो है, लेकिन उसको धरातल में लाना, मतलब उस चीज़ को मेडिकल फील्ड से अटैच करने में डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। और सर हमारे साथ आज बहुत हमारे अच्छे अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो सर एक तो आपने अनुभव बताया कि वो जैसे आपने उस लड़की की जान बचाई, तो सर कभी लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं कि आदमी को दो चीज़ों में से एक चुनना पड़ता है, जैसे आपने टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स में एक सुनी। तो आपके अपने फील्ड में जब आप डॉक्टरेट कर रहे थे, कभी ऐसा कोई पल आया कि ऑब्वियसली आप कोई सर्जरी कर रहे थे उसमें पैसा लगता है, कभी ऐसा कोई पल आया आपका कि आपने फ़र्ज़ अपना जो डॉक्टरी का फ़र्ज़ है और पैसा में से एक चुनना पड़ा, कि मतलब कोई ऐसा पेशेंट आ गया कि उसके पास नहीं था उस समय उतना पैसा और उसकी जान बचानी बहुत ज़रूरी थी, तो ऐसा कभी कोई पल आया है आपके सामने? देखिए, चिकित्सा पेशा में बहुत बार आता है ऐसा मौका, और मरीज के पास पैसे नहीं होते हैं, तो उस समय में बहुत सारी दबाव रहता है हम लोगों के ऊपर कि पैसा जमा नहीं कराया है, कैसे सर्जरी होगा। बट हम लोगों ने बहुत ऐसा काम, एटलीस्ट यहाँ पे हल्द्वानी में ब्रजलाल हॉस्पिटल में तो हमने कभी पैसा सोचा नहीं, और हमने सर्जरी किया फिर मरीज पैसे भी दिए, और कई ऐसे गरीब पेशेंट्स थे जिनको हम लोगों ने काफ़ी रियायत दे करके सर्जरी करा। तो ऐसा मौका तो मिलते रहता है और करना भी चाहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो एक पल होता है कि आदमी सोचना वो बन जाए कि नहीं, नहीं उस समय भी रहता है कि नहीं इसको बचाना है, किसी तरह से इसको चलो अभी लेते हैं, कोई बात नहीं, डॉक्टरी के पेशेंट मनी सेकेंडरी हो जाती है उस समय। हाँ सर, होता है। अब ठीक है, तो ऐसे पल तो आपके सामने आते होंगे। सर कोई ऐसा हमें अनुभव बताइए, कोई ऐसा किस्सा बताइए कि जब आपको अपने पेशे के लिए गर्व महसूस हुआ कि मैं, हाँ मुझे आज बहुत गर्व है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ऐसे बहुत से पल आए होंगे आपके सामने, कि कोई एक हमें एक किस्सा ऐसे बताइए कि जब आपको लगा हो कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, आज मुझे बहुत गर्व है कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैंने ऐसा काम कर दिया है आज। जी, किसान जब अपने फसल को लहलहाते देखता है तो बहुत खुशी होती है। बस सिंपल इतनी ही भावना है कि जब भी किसी ऐसे मरीज़ को देखता हो जो काफ़ी गंभीर होता मतलब था और बचने की संभावना नहीं थी, और वो जब चल के आता है, मुस्कुराता है, धन्यवाद देता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है पूरे चिकित्सक समाज को, सभी चिकित्सकों को ये अच्छा लगता होगा। बहुत खुशी होती है
कि इसको उस समय में कुछ भी कोई भावना पैसे की और ये सब चीज़ नहीं आता, एक अंदरूनी खुशी होती है जी सर। कि हमने कुछ किया है और वो हमारे सामने है। सर अपना काम वही कहते हैं, जब बहुत फुलफिल हो जाए, कोई हमारी मेहनत सफल हो जाए, एकदम तो फिर उसकी खुशी दुगनी चौगनी, मतलब उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा बिल्कुल, सकता। बहुत सर ये सारे तो आपके कुछ अनुभव हम बांट रहे थे, थोड़ा सा हम आपके फील्ड में वापस चलते हैं, जी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। सर वेरिकोज वेन्स होती हैं, जी एक उसमें डिजीज़ का नाम है वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि क्या होती हैं, इसका इलाज क्या है और क्या इसके इलाज के बाद ऐसा संभव है कि दोबारा हो जाए, जी जैसे कभी कभी शुगर के इलाज के या कैंसर के इलाज के बाद भी दोबारा जी जी हो जाता है कैंसर, तो क्या इसमें भी संभावनाएं हैं हम्म, कि आप किसी ने इलाज करा लिया और ये दोबारा, और क्या है मतलब ये बीमारी क्या है? तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप इसमें रोशनी डालें थोड़ी जी सी। जी देखिए, वेरिकोज वेन एक बीमारी है, तो उसमें वेन्स जो हमारी होती है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ओके, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो वेन्स है वो ब्लड को हमारे पैर के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ ले जाती है, और उसमें वॉल्व्स लगे होते हैं कि ग्रेविटी से वो मतलब फिर नीचे ना आ जाए, जो ब्लड क्रॉस किया एक एरिया को तो उसे ब्लड को ऊपर आना है। ओके, तो जगह जगह वॉल्व्स लगे होते हैं, ऐसा नेचर ने प्रोवाइड किया है। जी सर। तो जब वो वॉल्व काम करना ख़राब हो जाता है, तब क्या होता है कि जब पेशेंट खड़ा होता है तो ब्लड फिर से रिवर्स हो जाता है, उल्टा ब्लड को जाना चाहिए नीचे से ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ, फिर हार्ट से लंग जाएगा, लंग्स में प्यूरीफाई होगा, फिर प्यूरीफाई होकर के वो आर्टरी के थ्रू ब्लड में जाएगा। तो वेरिकोज वेन्स की बीमारी है, और उसमें पेशेंट्स को तब पता चलता है जब उसकी नसें दिखाई देने लगती है पैरों में, और नसें फूलने लगती है, खास करके जब वो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या जब खड़े होते हैं तब। लेटने पर वो फिर कोलैप्स हो जाती है। तो इस तरह का जो वॉल्व्स होता है वो मेन वॉल्व्स है, एक घुटने के पास होता है और एक थाई के पास, हमारा बॉडी का जो जंक्शन है और थाई का, वहाँ पे एक वॉल्व होता है, दो मेजर वॉल्व होते हैं। तो ये दोनों वॉल्व अगर हमारा काम नहीं करेगा तो जो भी ब्लड ऊपर गया है वो अगर मरीज़ खड़ा होता है तो फिर से नीचे आ जाता है। तो दिस इज़ द मेन पैथोलॉजी, जिसमें कि वेरिकोज वेन, फिर नसें फूलने लगती है। फिर क्या होता है कि कई समय तक मतलब पेशेंट समझता भी नहीं है, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कुछ लक्षण होता नहीं है। नहीं होता। हाँ, तो नसें फूलने लगती है। तो अशुद्ध रक्त जो ब्लड है वो पैरों में स्टेगनेंट करता है, मतलब वहीं पे रहता है। तो क्या होता है, स्किन काला होने लगा, फिर वहाँ पे जख्म बनने लगा, जी सर। फिर वहाँ पे ईचिंग होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई सालों के बाद आते हैं। बिल्कुल। तब पेशेंट डॉक्टर के पास अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो सर इसकी ये आज के आधुनिक इसका इलाज क्या हो सकता है? जी, तो फिर आधुनिक इलाज में जो आज का, पहले वेरिकोज वेन को हम लोग कई सारे टेक्नोलॉजी थे, लेकिन जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लेज़र की मेथड है। तो लेज़र में हम लोग क्या करते हैं कि जो वॉल्व्स ख़राब ही है उनको बाईपास कर देते हैं। तो वेन्स में कई सारी ब्रांचेज होती है, जैसे पेड़ में कई सारी शाखाएँ हैं, तो उसी तरह से जो मेजर वेन्स हैं उनकी कई सारी ब्रांचेज होती है। तो उसको बाईपास करने के बाद ब्लड किसी और ब्रांच से जाने लगता है और पेशेंट का ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। उसका ब्लड फिर दोबारा पैर में नीचे मतलब बैक फ्लो नहीं मारता है, रिवर्स नहीं होता है, और ग्रेजुअली पेशेंट इम्प्रूव करने लगता है। तो लेज़र बेस्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसमें कोई कट वगैरह, कोई स्टिचेज वगैरह के संभावना बहुत ही ना के बराबर है, और करीब 100% रिजल्ट मिलता है लेज़र में। पेशेंट अगले ही दिन से चलना फिरना, अपना काम करना, और कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। और तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक बात आपने कहा है एक चीज़ की दोबारा होने का, तो देखिए दोबारा होने का कई सारी बीमारियां हैं जो दोबारा होती है। तो इस तरह से वेरिकोज वेन भी दोबारा होने का डर रहता है, इसलिए कि आज जिस ब्रांच में वेरिकोज वेन हुआ है, जो वाल्व ख़राब है, उसको तो आपने बाईपास कर दिया, कल होके कोई और वाल्व भी ख़राब हो सकता है, कोई और ब्रांच में हो सकता है। तो उस कारण से, लेकिन जिसमें आपने ट्रीटमेंट किया है उसमें नहीं होता है दोबारा। ओके, मतलब उस वाली ब्रांच में नहीं होती, दूसरे ब्रांच में हो सकता है। अगर तो वो तो अलग डिजीज, हाँ, जी, अलग डिजीज हो गया, मतलब जिसका आपका इलाज हो चुका है उसका नहीं, उसमें दोबारा उस ब्रांच में लेजर टेक्नोलॉजी से। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए
बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं कि यार कुछ हम करा लें दोबारा से ना हो जाए, फेल ना हो जाए। तो डॉक्टर साहब आपका डर भी दूर कर रहे हैं साथ साथ कि आप इसका इलाज निश्चित होकर कराएं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कराएं, और दोबारा ना होने वाली आपने डॉक्टर साहब ने बता दिया कि दोबारा ऐसा नहीं होता है, दूसरी वेंस में हो सकता है लेकिन वो अलग चीज़ है। तो सर जैसे आपने बताया इनके बारे में, वेंस के बारे में, तो हमारे दर्शक को कुछ हम ये चाहते हैं कि आप ये जानकारी दें कि इसके टेस्ट, कुछ कॉमन टेस्ट कि मतलब अगर किसी को लग रहा है कि यार मेरे वेंस में प्रॉब्लम है या मेरे पैर में प्रॉब्लम है, तो वो किस तरह के टेस्ट करवाएं ताकि उनको पता चल जाए। जी जी, तो जैसे अगर किसी को लगता है कि मेरा वेंस फूल रहा है और नसें फूल रही है, उसे दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। और जो मुख्य इसका जो जांच है वो है डॉपलर। डॉपलर एक किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है, खून के नसों का अल्ट्रासाउंड होता है। तो जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि इनका जो वॉल्व है वो कहाँ कहाँ पे ख़राब है और कहाँ पे नसें फूल रही है और क्या जो मेन वजह है कि इनको वेरिकोज वेन हुआ है। तो ये डॉपलर टेस्ट, एक डॉपलर से काफ़ी हद तक अराउंड 95% आइडिया आपको पूरा लग जाता है कि व्हाट ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू दिस पेशेंट। तो इस तरह का जो मेन टेस्ट है वो डॉपलर है इसमें। सर आपने इसमें बताया कि मतलब पैर काला हो जाता है या गैंग्रीन होने की इसमें संभावनाएं होती है, तो सर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा मैं कि डायबिटिक फुट या गैंग्रीन ये मतलब ये होता क्या है। जी देखिए, डायबिटीज़ एक बहुत ही ऐसा बीमारी है, सिस्टमिक बीमारी है, मतलब लोकल बीमारी नहीं है, कई सारे ऑर्गन को अफेक्टेड करता है। तो उसमें मेन जो उसका पैथोजेनेसिस है वो ब्लड के थ्रू, वो ब्लड वेसल्स के जहाँ जहाँ खून की नसें हैं उन सब खून के नसों को डैमेज करता है, जिसको डायबिटिक एंजियोपैथी बोलते हैं मेडिकली, डायबिटिक वैस्कुलोपैथी बोलते हैं, और डायबिटिक न्यूरोपैथी, वो नर्व्स को भी अफेक्टेड करता है। तो होता क्या है कि पैरों में जो ब्लड की सप्लाई होती है आर्टरी से, तो नीचे जाके प्रेशर कम रहता है आर्टरी में, तो उसको फ्लो चाहिए, काफ़ी फ्लो चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स में जिसमें डायबिटीज़ में ब्लड वेसल्स अफेक्टेड हो जाते हैं, डायबिटिक वैस्कुलोपैथी हो जाता है, उनकी खून की नस जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, उनको कोई भी जख्म जल्दी नहीं भरता और पैर में कालापन आ सकता है, गैंग्रीन बन जाता है। फिर कई सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को बताते हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट ध्यान नहीं दे पाते, और उनका शुगर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और इमीडिएटली वो अगर वैस्कुलर सर्जन को दिखाएं तो उनका पैर कटने से बच सकता है। आज अगर हमारे समाज में ये अवेयरनेस फैल जाए कि डायबिटिक फुट या वैस्कुलर प्रॉब्लम क्या है, तो हम समझिए कि दुनिया के अराउंड 80% तक जो एम्पुटेशन होती है हाथ पैर को काटने की नौबत, वो बचा सकते हैं अगर टाइमली पेशेंट डॉक्टर के पास पहुँचे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप अपने ऑर्गन्स को बचा लें, तो इससे ज़्यादा कोई नहीं। क्योंकि मैंने भी पहले अपने बचपन में देखा है कि डायबिटीज़ के बाद किसी का अंगूठा काटना पड़ गया या कुछ पैर वगैरह काटने पड़ गए। तो ये बहुत ज्ञानवर्धक बात सर ने बताई है कि अगर इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अवेयरनेस हर चीज़ में ज़रूरी है आज, और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं कोविड के दौर से, तो इसमें तो हर चीज़ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सर अवेयरनेस से एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि ये तो रही बीमारी की बात कि लोग अवेयर इसमें नहीं है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आजकल हमारा यूथ गलत दिशा में चला जाता है, नशे की तरफ चले जाता है और कई चीज़ें आपको पता ही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एज अ डॉक्टर और एज अ सीनियर तो हमारे यूथ को कुछ एक संदेश दें कि नशे से इन सब बीमारियों में आप जा सकते हो। वो एक रास्ता है कि आप उस थ्रू इसमें मतलब इतनी खतरनाक चीज़ में आप जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे यूथ को एक संदेश जरूर दें। जी देखिए, जब भी मैं वैस्कुलर पेशेंट्स ट्रीट करता हूं तो मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे सबसे पहले ऊपर में जो लिखा होता है स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप टोबैको प्रोडक्ट एंड स्टॉप अल्कोहल। क्योंकि जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं वो टॉक्सिन की तरह वर्क करता है, जहर की तरह। खून के नसों में ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है मुद्दा। और जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वैस्कुलर, वो मैंने देखा कि स्मोकिंग करते हैं, मैक्सिमम पेशेंट स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहल लेते हैं,
डायबिटीज़ होता है उन्हें, और भी बीमारियाँ होती हैं। तो मैं आज के डेट में आप भी, हम भी, सब लोग आहत हैं इस चीज़ से कि युवा नशा की तरफ बढ़ रहे हैं और ये उनके जीवन को हर तरह से परेशान कर रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य है। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में ये सब चीज़ें से, इन सब चीज़ों से दूर रखना है, अपने को फिट रखना है, तो नशा से दूर रहें। नशा से कोई आज तक कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि नुकसान बहुत है, नुकसान तो है ही। तो मेरा यही मैसेज है युवाओं को, सबको। तो डॉक्टर साहब देखिए, बहुत अच्छी बात कही है, और हमारा भी समाज के यूथ से क्या, हर किसी से, चाहे वो थोड़ा सा युवा वर्ग हो या सीनियर वर्ग हो, थोड़ा सा युवा से थोड़ा सा आगे जो होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे ही लोगों को देख के ना सीखते हैं चीज़ें। तो मैं यही चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से भी मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको आगे चल के परेशानी हो। इसके मतलब डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अल्कोहल प्रोडक्ट, मतलब कोई भी जिससे आपको परेशानी हो, तो यूथ उस तरफ ना जाएं, और हम नहीं चाहते कि आप आगे जाके और किसी बड़ी परेशानी में फंस जाएं। सर, मैंने उससे थोड़ी देर पहले एक बात करी थी 3 पैथियों की, होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक। तो जिस वक्त हमारा ये कोविड-19 का सिर्फ दौर चल रहा है, और सारी रिसर्च का जो व्यू था, लोगों का एक डायरेक्शन था कि वैक्सीन कब आएगी या इसकी दवाई कब आएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपने बताया कि रिसर्च बहुत ज़्यादा एलोपैथी में हुई है, और ऑब्वियसली होती भी आई है, और उसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोविड के वक्त इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए था कि मतलब कि इधर भी रिसर्च हो? ऑब्वियसली होना चाहिए रिसर्च तो होना ही चाहिए। रिसर्च किसी भी पद्धति में होना चाहिए, और कोई भी पद्धति, मैंने पहले भी कहा कि बुरा नहीं है, अगर हम उसको सही तरीके से और रिसर्च करके बढ़ें तो वो बहुत ही ऑथेंटिक हो जाता है। और एलोपैथ में जहाँ तक बात है कि एलोपैथ को बहुत सारे कंट्रीज़ और वर्ल्ड में फॉलो करते हैं, तो रिसर्च का जो डेटा हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो एलोपैथ को इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो रिसर्च का डेटा अच्छा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमें रिजल्ट का पता चलता है कि यस दिस इज़ राइट, तो हमें इस पे जाना चाहिए। तो इसी वजह से जैसे वैक्सीन आ गया है, तो वैक्सीन पे भी बहुत सारे रिसर्च हुए, और खैर और भी रिसर्च आने हैं, रिजल्ट आने हैं। बट मेरे हिसाब से जितनी भी वैक्सीन वगैरह आई हैं वो सब मतलब उसमें जब तक कोई एविडेंस नहीं मिला है तब तक वैक्सीन नहीं आई है। वैक्सीन आई है तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर है, और लोगों को लेना चाहिए, इस डर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमने कई सारे बीमारियों पे वैक्सीन की मदद से कंट्रोल, नियंत्रण किया है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है, आपने देखा ही होगा, हेपेटाइटिस बी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैक्सीन से कंट्रोल हुआ है। तो हमें विश्वास रखना चाहिए मेडिकल साइंस पे, और जो भी आता है रिसर्च होके तो उस पर एक भरोसा से हमें करना चाहिए। जब तक भरोसा नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं। मेडिकल साइंस पे तो मैक्सिमम पूरी दुनिया भरोसा करती है। मैं इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे उस पर पहले बात हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा और रोशनी डालें कि आपने जैसे अपना वो बताया कि जो नसों की बीमारियां हैं, मतलब घरेलू उपाय की तरफ बहुत ज़्यादा लोग चले जाते हैं कि अक्सर कभी दर्द हो गया पैर में तो यार लहसुन वाला तेल गरम करो और मालिश कर लो। आपने पहले भी बताया कि मालिश नहीं करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर आपको लग रहा है कि यार प्रॉब्लम है और उसको कुछ ज़्यादा समय हो गया है, तो घरेलू उपायों की तरफ ना जाए, या घरेलू उपाय कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, क्या उनके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, हमारे दर्शकों को इसका ज्ञान दें। देखिए, वैस्कुलर प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ये अनकॉमन है, कॉमन प्रॉब्लम है। और समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं कि खून के नस ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, तो एक तो पता नहीं चलता है, पता चलता है तो उसके बाद भी कई सारे लोग सलाह देने वाले होते हैं कि इसमें तेल का लगाओ, मसाज करो, काला पड़ गया पैर, गैंग्रीन बन रहा है, तो लोग कहते हैं ये तेल लगा दो तो इससे आराम हो जाएगा। बट मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पैर ठंडे पड़ रहे हैं और कालापन हो रहा है या नीलापन हो रहा है और पैर में बहुत तेज़ दर्द है, तो वैसे कंडीशन में मरीज
आपको इमिडिएटली हो सके, जितना जल्दी हो सके, कोई भी फिजिशियन या डॉक्टर को आप दिखाएं तो वो डॉक्टर इस चीज़ को पकड़ सकते हैं, यस इनका जो वैस्कुलर प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉपर वैस्कुलर सर्जन के पास जाएगा। और जहाँ तक बात है घरेलू उपचार की, तो घरेलू उपचार में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ब्लड सप्लाई कम है और पैर ठंडा पड़ रहा है तो आप उसको गर्म कपड़े से ढक दें, उसकी सेकाई न करें हॉट से, ठीक है, या फिर उसको मसाज नहीं करें ऑयल से। ऑयल लगा दे वो ठीक है चलेगा, लेकिन मसाज करने से जो हमारी खून की नसें हैं वो, और उसमें ब्लड का क्लॉटिंग होता है और खून का थक्का बनता है और उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो ब्लड फ्लो बढ़ाने वाली दवाइयाँ देंगे, इन्फेक्शन की दवाइयाँ देंगे, उनको लगेगा कि कोई थक्का फंसा हुआ है तो उसको भी साफ़ करेंगे, तो इससे मरीज का आउटकम बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल। तो ये भ्रांतियाँ हैं जिसे दूर होनी चाहिए। नहीं, ये बहुत समाज से मैं यही कहूँगा कि अपने से कोई प्रयोग ना करें और भ्रांतियों से दूर रहें। ये सही बात है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रयोग करने के लिए साइंस है हमारे पास, तो घरेलू प्रयोग ना करें और अपनी बीमारी को ज़्यादा ना बढ़ाएं, उसको गंभीरता की तरफ ना ले जाएं, तो पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये बीमारी है नसों संबंधित, इसकी कोई स्पेसिफिक एज है, या मतलब ये किसी भी एज को हो सकता है, या जैसे 30 के बाद या 35 के बाद, ऐसा कुछ अनुभव है आपका, या मतलब ये किसी भी एज को हो सकता है? आमतौर पे ये एक एज के बाद शुरू होता है ऐसे तो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वैस्कुलर प्रॉब्लम का स्पेक्ट्रम भी बहुत बड़ा है। खून के नसों का गुच्छा बन जाना, खून के नसों के दीवार कमज़ोर होकर एन्यूरिज्म बन जाना, तो ये पैदाइशी भी रहता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि हीमेंजियोमा बन गया, एन्यूरिज्म बन गया, मेडिकली बोलते हैं उसे टर्म्स। तो ये सारे वैस्कुलर प्रॉब्लम है। जहाँ तक बात है कि क्लॉटिंग का, तो क्लॉटिंग एक एज के बाद ज़्यादा होता है, या कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जिनके क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, खून में थक्का बनने की टेंडेंसी होती है, तो वैसे कम उम्र में भी देखने को मिला है। लेकिन जो मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं खून में थक्का बन जाना, पैरों में बन जाना, जैसे तो ओल्ड एज में होता है, या फिर पैर को बहुत देर तक आप मूवमेंट नहीं किए। आपने सुना होगा कि कार ड्राइव करके एक बंदा गया और उसका 8 घंटे तक कार ड्राइव करते रहा और डीवीटी हो गया, और वो क्लॉट फेफड़े में चला गया, फेफड़े से उसका वो वेंटिलेटर पर चला गया, फिर किसी तरह से उसे बचाया गया। तो ये सब एक छोटा सा इवेंट से शुरू होता है और वो टर्मिनेट होता है, कल्मिनेट होता है एक बहुत बड़े सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन में। तो हम कई बार सोचते नहीं कि छोटा चीज़ है, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है अगर हम, तो उन सब चीज़ों में देखा गया है कि ओल्ड एज में, और जैसे 50 के बाद, 50-60 के बाद जैसे ब्लड में क्लॉटिंग, चाहे हार्ट में हो, चाहे ब्रेन में हो, चाहे पैरों में हो, कहीं भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। एक एज ऐसी भी आती है कि ब्लड ज़्यादा पतला हो जाता है। हाँ, ब्लड पतला करने का अब ऐसा रिकमेंडेशन है कि 60 साल के बाद सबको इकोस्प्रिन लेना चाहिए। अगर कंट्राइंडिकेटेड नहीं है किसी चीज़ से, तो इकोस्प्रिन ले ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सर इसके समाधान क्या है सर, इसके मतलब प्रिकॉशंस क्या है इसके? प्रिकॉशंस में अवेयरनेस जाता है पहला। हाँ, अवेयरनेस हो गया कि आप कितना अवेयर है कि मुझे वैस्कुलर प्रॉब्लम है, तो और दूसरा है कि ब्लड पतला करने की दवाई अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो वो आप लीजिए रेगुलर। ये ना कि मतलब आज ने 10 दिन ले लिया और फिर छोड़ दिया। और काफ़ी सस्ती दवाई आती है, इकोस्प्रिन बहुत ही सस्ती आती है, तो वो कोई भी बंदा ले सकता है। और बाकी प्रिकॉशंस यही है कि ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठ के काम करें। आजकल कंप्यूटर पे लोग बैठ के 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगातार काम करते हैं, तो क्या होता है कि जो वेन्स की जो सर्कुलेशन है, पैरों की सर्कुलेशन है, वो कम हो जाती है। तो आप 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल पे थोड़ा एक चक्कर लगा लिया, घूम लिया, तो क्या सर्कुलेशन मेंटेन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ना। अगर किसी को वेरिकोज वेन है तो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहन लिए, एक तरह का जुराब आता है, जी हाँ, कंप्रेशन स्टॉकिंग, उसको पहन लिए, दिन में आप चलते फिरते रहिए तो सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। और वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ना कि अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा पैर चलता रहेगा, और पैर चलता रहेगा तो हार्ट भी चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो हार्ट भी कभी हार्ट ब्लॉक नहीं होगा। तो पैरों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, पैरों के ऊपर, क्योंकि पैर ही हमारे बॉडी का सारा वेट खंभे की तरह उठाता है सर। पैर में मैक्सिमम ब्लड फ्लो जो होता है, वो ब्लड फ्लो का आधा से ज़्यादा पार्ट जो है पैरों की तरफ जाता है,
क्योंकि आधे से नीचे पूरा पैर की मांसपेशियाँ, पैरों में जितने बोन्स होते हैं उन सब को काफ़ी ब्लड चाहिए होता है। बिल्कुल सर। तो इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखें तो वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। वॉकिंग में क्या होता है कि ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। जी सर। तो हर एक व्यक्ति को एक टाइम के बाद या फिर कैसे भी वॉकिंग करना चाहिए। वॉकिंग इज़ सो गुड कि पैर स्वस्थ, अगर आपको पैर रखना है, स्वस्थ खून की नसें स्वस्थ रखना है, मांसपेशियां स्वस्थ रखना है, और बुढ़ापे में कहते ही हैं कि अगर पैर नहीं है तो आप देख लीजिए कितना परेशानी होता है। सही बात है। तो वैसे भी पैरों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर। और कोविड तो हमें कोरोना सिखा भी गया है कि स्वास्थ्य के प्रति हर किसी को ज़्यादा फिटनेस के प्रति ज़्यादा जागरूक कोरोना ने कर दिया है। और वैसे भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पर आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में लोगों ने इस तरफ ज़रा कम ध्यान दिया। घर में भी है, इंडोर में भी है, तो पैरों का एक्सरसाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन नहीं करते हैं कोई। तो सर जैसे वैस्कुलर की जैसे एक तो नॉर्मल हो जाती है कि थक्का जम जाता है, कह रहे हैं आप, कुछ जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो उससे भी इसमें खतरा है? बिल्कुल, कोई गिर गया या एक्सीडेंट हो गया और ध्यान नहीं दिया उसने। जैसे मैंने आपको एक दृष्टांत बताया था वो कि जो एक्सीडेंट हुआ और उसके खून के नस कट गए। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो ट्रॉमा के वजह से, चोट लगने के वजह से उनकी नसें टूट जाती है, फट जाती है। तो उस समय मुझे इमरजेंसी में सारा कुछ करना पड़ता है, उसका रिपेयर करना होता है, फिर सर्कुलेशन मेंटेन करना होता है। जैसे किसी को इंटरनल लग गई, जैसे ब्लड वगैरह नहीं निकल रहा, पता नहीं चलता है उसे कि पता नहीं चल रहा, सूजन हो गई, स्वेलिंग हो गई, तो डॉक्टर देखते हैं, पल्स उनका छू के देखते हैं कि पैरों में पल्स आ रहा है कि नहीं। जैसे हड्डी टूटती है तो जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं तो वो सबसे पहले उनके पास वो पल्स छू के देखते हैं कि इसका पल्स आ रहा है कि नहीं पैरों में। अगर पल्स नहीं आ रहा है, मतलब नाड़ी की धड़कन नहीं आ रही है, तो उनका दिमाग इमीडिएटली सोचता है कि अच्छा जो ब्लड के खून में क्लॉट हो गया है, तो फिर उस पर ध्यान देते हैं। तो इस तरह से ट्रॉमा इज़ अ वेरी कॉमन कॉज भी। तो मेन आप हर बात जो घूम फिर के यही आ रही है, दर्शकों को बता रहे हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी जिंदगी बिना किसी बीमारी के, बिना किसी चोट के, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो पहले हमारे डॉक्टर साहब की तरह जो भी सीनियर डॉक्टर है जिनको नॉलेज है उनको ज़रूर दिखाएं। सर आप दिल्ली, गाज़ियाबाद, बड़े बड़े शहरों में आप प्रैक्टिस करते हैं। दिल्ली में आप रोबोटिक्स पे भी काम कर रहे हैं और बाहर विदेश भी उसमें जाके आए हैं, आप बता रहे हैं। और आप हमारे हल्द्वानी में भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप रिजलाल हॉस्पिटल में भी थे और अभी भी आप लगातार यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो सर बड़े शहरों में और यहाँ पर आपको कुछ अंतर लगा कि इसमें मेडिकल फील्ड में कुछ अंतर है आपकी नज़रों में? हाँ, मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है कि बड़े शहरों में लोग थोड़ा सा अवेयर होते हैं, एक्स्ट्रा अवेयर होते हैं। ऐसा लगा गूगल पढ़ के आते हैं, उनके हाथ में 2-4 लिस्ट रहता है, तो काफ़ी पढ़ के आते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बारी प्रॉब्लम भी आती है हमें समझाने में, और कई बारी बड़ा आसान लगता है कि वो समझ जाते हैं कि बीमारी क्या है। हालांकि अब हल्द्वानी पीछे नहीं है, अब हल्द्वानी में भी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और मेडिकल फील्ड में भी उनको इंटरेस्ट है और वो देखते हैं अपना बीमारी के बारे में यूट्यूब पे या कहीं पे देख के आते हैं। तो ये एक बदलाव है, अच्छा बदलाव है, और लोग इस चीज़ को अच्छा से पढ़ के आते हैं, तो मुझे समझाना आसान हो जाता है। ये तो अच्छी बात है। तो पहले था लेकिन अब चेंज हो रहा है, बदलाव आ गया है। तो ये अच्छी बात है, अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ पे आप रोशनी डालें कि मतलब जैसे आपने कहा गूगल पढ़ के आते हैं बीमारियों के बारे में, और कुछ लोग घर पे डॉक्टर बन जाते हैं गूगल पढ़ के। जी। गूगल में या सोशल मीडिया में हानिकारक है, वही मैं। तो मैं वो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस पर आप रोशनी ज़रूर डालें हमारे दर्शकों की। जी, गूगल पे क्या है ना कि गूगल या यूट्यूब पे जो भी न्यूज़ होता है या जो भी डालते हैं फिल्टर्ड नहीं होता, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी कोई चेक नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ है जो लोग डाल देते हैं, पढ़ते हैं। तो गूगल से आपको इन्फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन नॉलेज नहीं हो सकता। गूगल इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, लेकिन नॉलेज बढ़ाने का कोशिश में करेंगे तो कई सारे पेशेंट गूगल पे दवा का साइड इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं तो वो दवा नहीं खाते कि सर इस दवा का तो ये साइड इफ़ेक्ट लिखा हुआ है और ये चीज़ें हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप खाइए। मैंने यही वजह थी, मैंने जो आपसे ये सवाल पूछा
कि देखिए नॉलेज ज़रूरी है, उसके बारे में जो सर ने बताया कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन नॉलेज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उसके बारे में जानते हैं, उन्हीं से लीजिए। सोशल मीडिया में खुद को डॉक्टर मतलब बिल्कुल गलत बात है वो चीज़। जो डॉक्टर आपको जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे, जो भी आपको दवा देंगे, वो आपके लिए अच्छी होगी। और डॉक्टर साहब भी हमें लगातार यही चीज़ बता रहे हैं कि अवेयरनेस ज़रूरी है। तो सर जैसे बड़े बड़े गाज़ियाबाद में, दिल्ली में और भी जगह आपने करी है प्रैक्टिस, हल्द्वानी में करी, तो आप हल्द्वानी में सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको हल्द्वानी क्यों पसंद है? मतलब क्या अच्छा लगता है हल्द्वानी में? यहाँ की आबो हवा, हल्द्वानी के लोगों से प्यार है। 10 साल काम किया यहाँ पे और अच्छे हैं लोग, सब लोग, और काम करने के बाद लगता है कि नहीं जुड़ा रहना चाहिए। और देखिए दिल्ली से मेरा दिल्ली जाना एक मेरा अपना वो था कि मैं टेक्नोलॉजी जो नई नई चीज़ें हैं उसमें आगे बढ़ता रहूं, शुरू से ऐसा रहता है। तो इसलिए एक जगह चाहिए होता है लोगों को, तो दिल्ली उसमें बहुत अच्छा जगह होता है, तो इस वजह से गया। बट हल्द्वानी में आकर के उन चीज़ों को लोगों को देना, जैसे इस पूरे कुमाऊं रीजन में लेज़र की फैसिलिटी नहीं थी। जो पाइल्स, फीसर, फिस्चुला और वेरिकोज वेन्स, इस सब का पाइलोनेडल साइनस, ये कई सारी बीमारियां हैं जो लेज़र से बिल्कुल आसान हो गया। अब लोग आते हैं लेज़र लगा के, और वो उसको हम सर्जरी नहीं कहते, क्योंकि ऑपरेशन से लोग डरते थे। और लेज़र क्या है? ट्रीटमेंट है। लेज़र एक उसमें कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिचेस नहीं लगते। तो एक नया चीज़ मेरे मन में आया कि अगर मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ या सीखा हूँ, तो हल्द्वानी में भी ये शुरू होना चाहिए। और हल्द्वानी में मैं ये लेके आ गया। 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है। बीच में कोविड आ गया, नहीं तो काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और मेरा जितना भी होगा मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को लेज़र से ट्रीट करूँ उनको, और आउटकम अच्छा होता है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब लगातार हल्द्वानी में हमें सेवाएं देते रहेंगे, तो आगे भी हम डॉक्टर साहब से बातचीत जारी रखेंगे और उनसे ज्ञानवर्धक बातें पूछते रहेंगे। सर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, थैंक यू। मैं क्वेश्चन पूछूंगा बहुत थोड़े उसमें बता के, फिर हम कंक्लूड कर देंगे इसे। फिशर फिस्टुला के बारे में आप नाम क्या बताए थे मेरा? हाँ, नाम एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, बस वही ठीक है। नहीं बहुत छोटा, मैंने सर से बोल दिया। सर ओवैस नाम है। ओवैस ना? ओवैस सर, मोहम्मद ओवैस कह दीजिएगा। जी। ओके। तो सर जैसे आप वेन्स के बारे में तो बहुत जानकारी हो गई, और आप फिशर और फिस्टुला के भी जानकार हैं, तो मैं चाहूँगा कि चलते चलते हमारे इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दे दें। एक्चुअली जो बीमारियां होती हैं ये 3 तरह की होती हैं वहाँ पे। पाइल्स जिसे आप कहते हैं, और मेडिकली हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो पाइल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होता है और पेन कम होता है, और पेशेंट्स आते रहते हैं तो उनको बोलते हैं कि कुछ बाहर आ रहा है, और ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। फीसर होता है तो फीसर में पेन ज़्यादा होता है, और जो उनका जो स्फिंक्टर है, जो लैटिन का रास्ता है, जो स्फिंक्टर है, वो पूरा कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाता। तो जिसके वजह से जब भी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है तो बार बार वो क्रैक करता है, फट जाता है एक जगह, तो उसकी वजह से फीसर बनता है। और फिस्चुला में क्या है कि फिस्चुला में 2 ओपनिंग होती है, एक लैटिन के रास्ते के अंदर होती है, एक बाहर होती है। तो इन सब 3 तरह की बीमारियां मेन हैं यहाँ पे लैटिन के रास्ते के मुंह पे। तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ जो है वो काफ़ी सारे आए। तो अब जो है पूरे वर्ल्ड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेज़र है। तो लेज़र में पाइल्स और फिस्चुला, फीसर, तो ये सब काफ़ी आराम हो जाता है। फिस्चुला थोड़ा सा हील होने में टाइम लगता है, क्योंकि फिस्चुला के रिकरेंस रेट बहुत हाई थे, लेकिन लेज़र में ये काफ़ी नगण्य रह गया है एक तरह से। और पाइल्स और फीसर में तो पेशेंट इमिडिएटली ठीक होता है, और कोई स्टिचेस नहीं लगते, और काफ़ी कंफर्ट रहता है उन्हें। मेडिसिन्स भी कम लेने पड़ते हैं, तो एक्सपेंसेस भी कम आ जाते हैं ओवरऑल। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, एक गुड टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये चीज़ है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर पीके करन जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, हर चीज़ के बारे में अवेयर किया
और हमारे यूथ को भी एक मैसेज दिया है कि आप गलत चीज़ों से दूर रहें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूँ अवैस जी, बहुत अच्छा लगा। और ये इंटरव्यू एक समाज में लोगों को, हल्द्वानी में लोगों को अवेयर ज़रूर करेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। बिल्कुल सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे टीम को। सर। बहुत बहुत तो ये थे डॉक्टर पीके किरण, जिन्होंने आज हमारे मेडिकल फील्ड के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आगे भी हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इस तरह की मेडिकल फील्ड में और दूसरे फील्ड्स में भी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।